ये कहानी है मैलोरी की, जिसके लिए एक शॉर्टकट सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक ऐसी गलती बन गई जिसने उसकी जिंदगी को पलट कर रख दिया। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है जहां आपको लगता है कि आप सही रास्ते पर नहीं है? जैसे एक रास्ता जो अंदर से खोखला हो या एक सफर जो जरूरी ना लगे। मैलोरी बिल्कुल उसी हालत में थी। उसकी शादी होने वाली थी मगर वो खुश नहीं थी और यही नाखुशी, यही उदासी उसके दिमाग पर इतना हावी हो गई थी कि उसने एक ऐसी सड़क पर गाड़ी मोड़ दी जहां से उसकी किस्मत का सफर शुरू होना था। ये वो सफर था जहां हर आम चीज जैसे एक सहायता करने वाला अजनबी उसके लिए एक खतरनाक शिकारी बन गया। तो चलिए उसकी कहानी का आगाज करते हैं, जहां हर मोड़ एक नए डर को पैदा करता है। क्या आप तैयार हैं इस अनजाने सफर के लिए? तो चलो वापस चलते हैं उस सुनसान हाईवे पर जहां मैलोरी की कार ने जवाब दे दिया। सोचो तुम अकेले हो, मोबाइल में सिग्नल नहीं और चारों तरफ सिर्फ खामोशी है। वो खामोशी जो शुरू में सुकून देती है और फिर धीरे धीरे एक बोझ बन जाती है कि सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट नहीं था। इस बेचान गाड़ी में इस सूखी हुई सड़क पर एक अजनबी का माहौल बन रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे ये गाड़ी नहीं, उसकी अपनी किस्मत थमी हुई थी। वो परेशान होकर दरवाजे से बाहर निकलती है, इंजन चेक करती है और वही फ्रस्ट्रेशन महसूस करती है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। जैसे जिंदगी अचानक से एक जगह रुक जाए और आगे बढ़ने का कोई रास्ता ना हो और फिर अचानक उसकी उम्मीद की किरण बनकर एक शख्स आता है, एक अजनबी जिसका नाम क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन एक ऐसा शख्स है जो एकदम सही वक्त पर वहाँ पहुँचता है। वो उसकी मदद करता है, उसकी गाड़ी ठीक करता है। अब जब कोई अजनबी आपकी इतनी मदद करता है तो क्या आप उसे थैंक्स बोले बिना जा सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैलोरी भी ऐसा ही कहती है, वो उसे लिफ्ट ऑफर कहती है और यही वो पॉइंट है, वही एक फैसला जो उसकी सारी आने वाली मुसीबतों का नतीजा बन गया। क्या आप इस जगह पर होते तो लिफ्ट देते? शायद हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा दिल सही जगह पर है। लेकिन यहाँ वो एक अच्छा फैसला उसके लिए जहर बनने वाला था। जब वो दोनों कार में आगे बढ़ते हैं तो क्रिश्चियन की बातें शुरू में तो आम लगती हैं मगर धीरे धीरे वो बातें अजीब होने लगती हैं। जैसे वो कह रहा हो कि किस्मत ने हमें मिलाया है, हमारा साथ होना ही था। उसका लहजा जो पहले दोस्ती वाला था अब पॉजेसिव और थोड़ा खतरनाक लगने लगता है। तुम अंदर से कांपने लगती हो क्योंकि तुम्हें पता है कि वो आदमी जो कुछ देर पहले फरिश्ता लग रहा था अब एक शैतान का रूप ले चुका है। ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखों में एक अजीब चमक है। वो तुम्हें नहीं बल्कि अपनी जीत को देख रहा है। और फिर वो पल आता है जब मैलोरी उसकी बातों से तंग आकर गाड़ी रोक कर उसे उतरने का कहती है तो वो एक चाकू निकाल लेता है। दोस्तों उस वक्त लगता है जैसे वक्त ही थम गया हो। वही अजनबी जो आपकी मदद कर रहा था अब आपकी जान का दुश्मन बन चुका है। ये वही ट्विस्ट है जो आपको हिला कर रख देता है। वो आपको धमकी देता है और आपको मजबूर करता है कि आप गाड़ी ड्राइव करते रहें। इस वक्त मैलोरी की बॉडी में उसका दिमाग जान बचाने के लिए एक तरीका सोचने लगता है और फिर उसकी नजर क्रिश्चियन की सीट बेल्ट पर पड़ती है। वो देखती है कि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी। ये एक छोटी सी डिटेल है, एक आम सी गलती, लेकिन इसने उसकी जिंदगी बचा ली। और बस उसी वक्त वो अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और एक ऐसा फैसला लेती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वो गाड़ी को इतना तेजी से भगाती है और एक शार्प टर्न पर जहाँ पर रोड कर्व होती है गाड़ी को सीधा नीचे गिराने का फैसला कर लेती है। ये सब सिर्फ एक आखिरी उम्मीद थी, क्या वो इस टक्कर से जिंदा बच पाएगी? तो दोस्तों टक्कर की आवाज से, गाड़ी के गिरने की आवाज से ज्यादा खौफनाक होता है इस हादसे के बाद की खामोशी। वो खामोशी जिसमें सिर्फ आपकी तेज धड़कन सुनाई देती है। मैलोरी की दुनिया अब लिटरली उल्टी हो चुकी थी। वो अपनी गाड़ी में उल्टा लटकी हुई थी और उस बेचारी की किस्मत का सबसे बड़ा मजाक, वो गाड़ी में सिर्फ इसलिए फंस गई थी क्योंकि उसने सीट बेल्ट पहनी थी। उसका पैर बुरी तरह से गाड़ी की सीट में फंस चुका था, बुरी तरह जकड़ गया था। सोचो एक हिफाजत की चीज आपके लिए मौत का फंदा बन जाए। यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। क्रिश्चियन वो अजनबी जो शैतान बन गया था, लेकिन पहले वो एक फरिश्ता था। एक सीट बेल्ट जो हिफाजत के लिए होती है उसी ने मैलोरी के अगेंस्ट काम किया। और इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी वो अजनबी जो शैतान बन गया था उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, इसलिए वो कार से बाहर गिर गया
जख्मी मगर होश में आने के काबिल, और इसीलिए वो तूफान से आजाद हो गया। और मैलरी जो कानून की पाबंद थी वो अपनी ही गाड़ी के अंदर कैद हो चुकी थी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कानून हमेशा सही नहीं होता? और इसी वक्त उसकी नजर क्रिश्चियन के चाकू पर पड़ती है। ये वही चाकू था जिसने उसे मजबूर किया था, और अब वही उसकी आखिरी उम्मीद बन सकता था। जैसे ही वो चाकू पकड़ती है, क्रिश्चियन भी होश में आ जाता है। उसने तुरंत उस चाकू को छुपा लिया, एक छोटा सा सीक्रेट वेपन जो अब उसकी जान का सबसे अहम हिस्सा बन चुका था। मगर क्रिश्चियन का अगला कदम उसके शैतानी दिमाग की आखिरी निशानी थी। वो मैलरी के पास आता है, उसकी बेबसी देखता है और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आ जाती है जिसे देखकर आपका खून खोलने लगता है। उसे अफसोस नहीं, वो तो इस लम्हे को एंजॉय कर रहा था। वो उसे जख्मी हालत में देखकर चला जाता है, उसे ये कह करके खुद ही निकल जाओ यहाँ से। दोस्तों, ये सिर्फ अकेलापन नहीं, ये एक स्लो मोशन मर्डर था। उसने उसे मरने के लिए छोड़ा नहीं, बल्कि उसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत की तरफ जाते देखने के लिए छोड़ दिया। क्या इससे दर्दनाक कैद हो सकती है? और अब शुरू होती है मैलरी की असली जंग। रात का अंधेरा, उस जंगल की खामोशी, और उसके पास कोई सिग्नल नहीं। हर तरफ सिर्फ जंगली जानवर और डर। ये कार सिर्फ अब एक टीन का डब्बा नहीं, बल्कि एक ऐसा कैद खाना बन चुकी थी जहाँ हर गुजरती रात, हर गुजरता लम्हा और ज्यादा तंग होता जा रहा था। उसने हेडलाइट्स ऑन की ताकि जानवरों को डरा सके, और थोड़ा सा कंफर्ट पाने के लिए उसने किसी तरह अपने कपड़े बदले और हीटर ऑन किया। बैटरी अभी भी बाकी थी, तो ये एक छोटा सा जीत का लम्हा था। मगर कितनी देर तक? मैलरी की फर्स्ट रात इस सहरा नुमा जंगल में गुजर गई। न खाना न पानी, और उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि क्रिश्चियन कभी भी वापस आ सकता था। और यही हुआ। अगली सुबह वो वापस आता है, खुश, बिल्कुल हेल्दी, और उसके चेहरे पर वही सुकून की मुस्कुराहट जिसे देखकर लगता है कि वो उसकी तकलीफ का हर लम्हा एंजॉय कर रहा है। वो मैलरी के सामने जो कि भूखी थी, उसके सामने खाना खाता है, पानी पीता है, उसे दिखाकर और उसे दुख देता है। उसे बताता है कि करीब ही एक कैबिन है जहाँ एक फैमिली रहती है, लेकिन वो अभी खाली है। वो मैलरी को ये भी बोलता है कि शायद वो अगली रात तक जिंदा नहीं रहेगी। तो दोस्तों, क्या आपने कभी इतनी कानूनी, इतनी गैर इंसानियत देखी है? जब क्रिश्चियन वहाँ से चला जाता है, मैलरी की चीखें सिर्फ हवा में घुलकर रह जाती हैं। डर अब सिर्फ बाहर नहीं था, वो उसकी रग रग में, उसकी सांसों में घुल चुका था। ऐसा लगता है कि हर गुजरते पल उसकी जिंदगी का काउंटडाउन था। और फिर आती है तीसरी रात। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मैलरी इस हालत में जिंदा रह पाएगी या उसके पास और कोई रास्ता बाकी नहीं है? ऐसी दर्दनाक सिचुएशन में सर्वाइवल की आखिरी हद क्या हो सकती है? और ये तीसरी रात, खौफ और अंधेरे का ये सिलसिला अब उसकी रूह को निचोड़ रहा था। मगर मैलरी अब भी लटकी हुई थी। उसकी हर सांस में एक जुनून था। जब उसे गाड़ी में एक लाइटर मिलता है तो ये सिर्फ आग नहीं, चिंगारी नहीं थी, ये एक उम्मीद का सिंबल था। वो कुछ चीजें जलाने की कोशिश करती है ताकि थोड़ी गर्मी और रोशनी मिल सके। हम इंसान अपनी जिंदगी बचाने के लिए आखिरी हद तक लड़ते हैं, है ना? पर क्या आपने कभी सोचा है, जब आपका दुश्मन सिर्फ वक्त हो तो आप क्या कर सकते हैं? और मैलरी अब तक हार कर सो जाती है, लेकिन बेचारी ज्यादा देर नहीं सो पाती। उसकी नींद खुलने की वजह उसके जिस्म पर चूहे, रैट्स की फौज। दोस्तों, ये सिर्फ रैट्स नहीं थे, ये उसकी प्राइवेसी और उसकी इंसानियत पर आखिरी हमला था। ये वो पल था जहां आपका दिमाग जवाब दे देता है, और इस गुस्से और इस गिन में मैलरी एक चूहे को मार देती है। और इसके बाद आता है वो मंजर जो हमें सर्वाइवल की आखिरी हद दिखाता है, जो हमें इंसानियत की आखिरी लिमिट दिखाता है। भूख, वो भूख जो उसकी रग रग में जल रही थी। जब उसने मरे हुए चूहे को देखा तो उसके दिमाग में उसे ये एहसास दिलाया था कि जिंदा रहना है तो यही तुम्हारा आखिरी रास्ता है। दोस्तों, वो लम्हा सोचो, अपने सर्वाइवल के लिए उसने वही किया जो उसकी सोच से भी बाहर था। ये सिर्फ एक डेड रैट नहीं था, ये उसके अंदर की
इंसानियत का वो हिस्सा था जिसे उसने जिंदा रहने के लिए खामोशी से कुर्बान कर दिया था। यहाँ पर हॉरर सिर्फ बाहर नहीं था बल्कि वो उसके अंदर ही था। अगली सुबह उसकी कैद में एक मिरेकल होता है, उसका फोन बजने लगता है, सिग्नल वापस आ गया है। ये वही स्पार्क ऑफ होप था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, मगर वो एक कॉल भी नहीं कर पाई क्योंकि क्रिश्चियन उसी वक्त वापस आ गया। जैसे ही उसने उसे देखा, मैलरी ने फोन छुपा लिया। ऐसी हालत में आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते और आपका दुश्मन आपके लिए सबसे बड़ा खतरा हमेशा लेकर आता है। और अब क्रिश्चियन एक दफा फिर आता है और इस बार उसकी बात और भी ज्यादा खतरनाक थी। वो बताता है कि उसने उस केबिन की फैमिली को, जिसके बारे में वो पहले बता चुका था, उनके ही घर में बंद कर दिया है। क्या किन्नौनी सोच है। और फिर वो आखिर में एक चीज निकालता है, एक आरी सौ। वो कहता है कि अब वो मैलरी की मदद करेगा, लेकिन किस तरह। क्रिश्चियन उसे साफ साफ बोलता है कि ये आरी दरवाजा काटने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी टांग काटने के लिए है। अगर तुमने जल्दी कुछ ना किया तो यहीं मर जाओगी। वो कहता है, लेकिन ये उसकी तरफ से हेल्प नहीं थी बल्कि मैलरी के लिए और ज्यादा साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। दोस्तों, ये तो उसकी प्रेडेटर रिवर्सल पॉलिसी का आखिरी वार था और वो मैलरी को अपनी मर्जी से आखिरी फैसला लेने पर मजबूर कर रहा था। या तो आहिस्ता आहिस्ता मौत कबूल करो या फिर अपनी टांग काट कर खुद को आजाद करो। वो उसे आरी देकर वहां से चला जाता है और मैलरी को छोड़ देता है उसकी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल टॉर्चर में। वो आरी अब मैलरी के हाथ में थी, उसकी आखिरी उम्मीद और उसका सारा डर उसी आरी में कैद था। क्या आप होते इस हालत में, आप क्या कहते? क्या इंसान इतना लाचार हो सकता है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए इस तरह की कुर्बानी देनी पड़े? बहरहाल मैलरी गुस्से और मायूसी में चीखती है और आरी फेंक देती है। उसे लगता है अब उसके पास कोई रास्ता नहीं। क्या उसकी किस्मत उसे कोई और चांस देगी कि अगली आने वाली रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी? उस वक्त जब मैलरी ने आरी फेंक दी थी, उसने सोच लिया था कि उसके पास अब सिर्फ मौत बची है और उस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी पानी की। जब इंसान मौत के बिल्कुल करीब होता है तो वो सिर्फ एक छोटा सा मिरेकल ढूंढता है और लगता है उसकी दवा सुन ली गई क्योंकि अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये सिर्फ बारिश नहीं थी दोस्तों, ये उसके लिए जीवन दान था। अब उसे प्यास से मरने का डर नहीं था, मगर हर ब्लेसिंग के साथ एक कर्ज भी आता है। जब उसने रेडियो ऑन किया तो खबर आई कि बारिश के तूफान की वजह से सड़कें सैलाब फ्लड में डूब रही हैं, बड़े रास्ते बंद हो चुके हैं और ट्रैफिक छोटे रास्तों पर रीडायरेक्ट हो रही है। यहाँ पर डर का नया लेवल शुरू होता है। एनवायरनमेंट और फिर जब उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया तो उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसकी वीड शैटर क्रिश्चियन की थी। यहाँ पर मैलरी की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने जो काम किया वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वही पल था जहाँ उसने तैयार किया अपने आप को अल्टीमेट सर्वाइवल प्लान के लिए। उसने फौरन मरे हुए चूहे का खून निकाला और अपने उस फंसे हुए पांव पर लगा दिया, बिल्कुल इस तरह जैसे उसने खुद को आरी से काट लिया हो। वो अपनी मौत का झूठा नाटक कर रही थी। ये सिर्फ एक बेहतरीन डिसेप्टिव प्लान नहीं था बल्कि उसने क्रिश्चियन की सैडिस्टिक सोच को ही अपना हथियार बना लिया था। वो जानता था कि मैलरी अपनी टांग काट लेगी और इसी उम्मीद में वो मैलरी को देखने के लिए उसके पास गया। क्रिश्चियन अपनी टॉर्च लेकर आता है और जैसे ही वो बेजान मैलरी को चेक करने के लिए झुकता है, बूम, मैलरी ने उस चाकू से जो उसने छुपा रखा था क्रिश्चियन पर हमला कर दिया। ये वक्त था उसके दबे हुए गुस्से और उसके बदले की आग का। उसने तेजी से हमला किया और उसके बाद उसने फौरन क्रिश्चियन की गाड़ी की चाबियां चपटी, क्रिश्चियन की गाड़ी को लॉक किया और ये चाबियां रात के अंधेरे में दूर फेंक दी। दोस्तों, ये मैलरी का सिर्फ एक एक्शन नहीं था, ये जस्टिस थी। उसने क्रिश्चियन को उसी बेबसी की हालत में पहुंचा दिया था जहाँ वो मैलरी को छोड़ कर गया था। यही तो वो किस्मत का सबसे उल्टा फेरा
रहा है। मैलरी अब जख्मी थी मगर आजाद होने की उम्मीद उसके अंदर जिंदा थी। उसका अगला प्लान था, अब जब क्रिश्चियन की गाड़ी सड़क पर रुकी है तो शायद कोई और गाड़ी वहां से गुजरे और रुक जाए। उस खेल की एक प्रेडेटर रिवर्सल सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन ये जीत आखिरी थी या उस तूफान ने उसके लिए कोई नया खतरा तैयार कर रखा था। मैलरी का प्लान तो परफेक्ट था। क्रिश्चियन भी अपनी गाड़ी से बाहर इस जगह पर कैद था। उसके पास अब सिर्फ इंतजार था और इसी इंतजार में उसकी नजर उस उम्मीद पर पड़ती है जिसका उसे सबसे ज्यादा शिद्दत से इंतजार था। एक गाड़ी आती है और वो कोई आम गाड़ी नहीं थी, वो थी पुलिस की गाड़ी। दोस्तों, जब मौत सामने हो और आपको पुलिस का सायरन सुनाई दे तो लगता है कि जैसे आपकी जान बच गई। यही तो वो इंसान की फितरत है, हमेशा उम्मीद पर जीता है। और अब मैलरी भी जोर जोर से चिल्लाती है, अपना गला फाड़ देती है, मगर किस्मत उसके साथ एक और मजाक करती है। ये वही तूफान था जिसने उसे पीने के लिए पानी दिया था और अब वही तूफान उसकी आवाज को दबा रहा था। आसमानी गरज और तूफान की आवाज उसकी हर एक चीख को निगल गई। पुलिस वाला गाड़ी से उतरता है और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो क्रिश्चियन की गाड़ी को चेक करता है और फिर वही शैतान क्रिश्चियन अपना आखिरी मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो पुलिस वाले के सामने अपने आप को जख्मी आदमी, तूफान में फंसा हुआ शख्स जाहिर करता है। बहुत ही जबरदस्त नाटक करने के बाद वो उसे यकीन दिलाता है कि वो एक आम मुसाफिर है जो तूफान में जख्मी हो गया है। वो उसे कहता है कि वो उसे करीब के कैबिन तक ले जाए। दोस्तों सोचो, वो पुलिस वाला जो मैलरी की मदद के लिए आया था, वो अब उसके सबसे बड़े दुश्मन का टैक्सी ड्राइवर बन गया था। ये वही सिचुएशन है जब आपका ट्रू सर्वाइवर ही आपके दुश्मन की मदद करे दे। पुलिस वाला थोड़ी देर के लिए सुनने की कोशिश करता है, शायद उसे मैलरी की आवाज की कोई गूंज सुनाई दी हो, लेकिन क्रिश्चियन उसे दोबारा कन्विंस कर देता है कि तूफान और तेज हो रहा है और उन्हें फौरन निकलना चाहिए, और बस वो चले जाते हैं। मैलरी फिर अकेली रह जाती है। ये वो वक्त था जहाँ उम्मीद ने उसे धोखा दे दिया था। अब उसके पास वक्त बिल्कुल नहीं था। पानी उसके आसपास जगह पर भरना शुरू कर देता है और उसकी गाड़ी धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है। वो उसकी गाड़ी को जोर से धकेल रहा था दरिया की तरफ और मैलरी को पता चल गया था अब अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो वो सिर्फ डूब कर ही मरेगी। उस वक्त उसे वही आरी याद आती है जिसे उसने गुस्से में फेंक दिया था। पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। एक तरफ मौत थी और दूसरी तरफ वो बेइंतहा दर्द। मैलरी इस बार गुस्सा नहीं थी, वो सिर्फ जिंदा रहना चाहती थी। वो आरी उठाती है और अपने पाँव को काटने की कोशिश करती है, लेकिन बेबसी में वो हल्के कर्स ही लगा पाती है। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसमें अपने आप को मारने की भी ताकत नहीं थी और फिर अब मौत उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी, एक दर्दनाक मौत। जब किस्मत ने अपना आखिरी पत्ता फेंका, सैलाब की वजह से गाड़ी जोर से हिलकर दरिया में गिर जाती है और इसी तेज झटके से गाड़ी का दरवाजा भी खुल जाता है और मैलरी का पैर, उसका पाँव आजाद हो जाता है। वो बहुत मुश्किल से पानी से बाहर निकल आती है, जख्मी थकी हुई मगर आजाद। उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे फौरन मेडिकल हेल्प चाहिए थी और सबसे ज्यादा उसे उस जगह से निकलना था जहां उसके डर का सबसे बड़ा सिंबल अभी भी जिंदा था, क्रिश्चियन। उसे थोड़ी ही दूर वो कैबिन नजर आता है जहां से चीखों की आवाज आ रही थी। वो समझ आती है क्रिश्चियन वहां पहुंच चुका है। क्या वो उस कैबिन तक पहुंच कर बच पाएगी या उसकी आजादी सिर्फ एक नया जाल बन जाएगी? तो दोस्तों, पानी से निकलने के बाद मैलरी की हालत देखकर डर लगता है। जख्मी, थकी हुई, लेकिन अब उसकी आंखों में मौत का डर नहीं बल्कि बदले की आग थी। वो चल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा और उसे सहारा बनाकर उस कैबिन की तरफ बढ़ने लग गई जहां से चीखने की आवाजें आ रही थी। उसे पता था कि अंदर क्रिश्चियन है और अब वो सिर्फ उसे मारना नहीं चाहती थी बल्कि वो भी उसे उसी तरह से एक साइकोलॉजिकल सजा देना चाहती थी। मगर ये सफर इतना आसान नहीं था। जैसे ही वो कैबिन के करीब पहुंचती है, उस लकड़ी का टुकड़ा जिसे वो अपना सहारा मान रही थी, जमीन पे लगे हुए एक बियर ट्रैप, जंगली जानवरों का फंदा में फंस जाता है। सोचो दोस्तों, वो थोड़ा सा चूक जाती तो उसका पाँव उस ट्रैप में होता। ये सिर्फ एक ट्रैप नहीं था, ये किस्मत का
था उसे दिया गया वार्निंग सिग्नल था। इस वक्त से मैलरी को फौरन क्रिश्चियन की वो बातें याद आती हैं जो उसने केविन और ट्रैप्स के बारे में कही थी। वो समझ आती है कि क्रिश्चियन ने इस पूरे इलाके को एक डेथ ट्रैप बना रखा है। अब उसकी चाल में तेज रफ्तारी नहीं बल्कि एक धीमी होशियार चाल के साथ मैलरी बहुत आहिस्ता से केबिन के अंदर दाखिल होती है। तो वहाँ का मंजर देखकर उसका खून खोल उठता है। वो देखती है कि क्रिश्चियन उसी पुलिस ऑफिसर को मार रहा है जिसे उसने यहाँ तक लिफ्ट देकर पहुंचाया था और उसने एक मासूम लड़की को भी यरगमाल बना रखा था। वो मैलरी का डर था जिसे उसने क्रिश्चियन के रूप में दोबारा देखा। यहाँ पर ह्यूमन वर्सेस मॉन्स्टर ब्लर का मंजर था जहाँ वो समझ गई कि शैतान को अब इंसाफ से नहीं बल्कि गुस्से और ताकत से ही रोका जा सकता है। क्रिश्चियन को मैलरी की आहट सुनाई देती है। वो फौरन उसे ढूंढने के लिए आता है। वो जानता था कि कोई अंदर आ गया है। मैलरी उस वक्त उसी कमरे में छुप जाती है। वो यहाँ पर छुपकर बैठी हुई थी। वो तो अपने फाइनल अटैक की तैयारी कर रही थी और फिर आता है कार्मिक जेस्चर का वो पल जो इस कहानी का सबसे बड़ा लॉजिक है। जब क्रिश्चियन दूसरी मंजिल के कमरे में उसे ढूंढने के लिए आता है, मैरी उस पर पीछे से हमला करती है। वो उसे बिना वक्त जाया किए जोर से बालकनी से धक्का दे देती है। दोस्तों यही तो किस्मत है। क्रिश्चियन सीधा उसी बेर ट्रैप में गिरता है जो उसने बाहर लगाए थे और वो फंदा उसके पाँव को बुरी तरह कुचल देता है। वही ट्रैप जो मैलरी की जान लेने वाला था वो आज क्रिश्चियन की तकदीर बन गया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये कार्मिक सिंबल था कि आप जो बुरा कहते हैं वो घूम कर आपके पास ही आता है। अब मैलरी कैबिन से उतरकर नीचे आती है। जख्मी थी मगर उसके चेहरे पर अब जीत की चमक थी। वो उस लड़की को आजाद करती है और फिर वो चाकू क्रिश्चियन को दे देती है। यहाँ पर इंसाफ की आखिरी निशानी है। वो उसे वही चॉइस दे रही थी जो क्रिश्चियन ने उसे दी थी। आप क्या सोचते हैं? क्या मैलरी ने इंसाफ किया या बदला लिया? और क्या आप समझते हैं, क्या आप मानते हैं कि किस्मत का चक्का हमेशा घूमता है? और अंत में मैलरी क्रिश्चियन की आंखों में देखती है और कहती है तुम सही कह रहे थे क्रिश्चियन, शायद ये सब कुछ ऐसे ही होना था। बेशक हमारा मिलना इसी तरह से लिखा गया था। ये कहकर मैलरी और वो लड़की केबिन से दूर रोड की तरफ चल पड़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारी मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी मूवी कर्व की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो हमें मारने की कोशिश करता है, बल्कि वो होता है जो हमें अपनी ही बेबसी में कैद कर देता है। मैलरी का सफर उसकी मेंटल और फिजिकल आजादी का सफर था। वो कार क्रैश, वो 3 दिन की कैद, क्रिश्चियन की हर एक अजियत के सब उसके अंदर एक दबी हुई ताकत को बाहर निकालने के लिए जरूरी थे। तो दोस्तों ये थी फिल्म कर्व 2015 की कहानी। उम्मीद है आपको मैलरी के डर और उसकी हिम्मत को महसूस किया होगा। धन्यवाद आपके वक्त देने के लिए। हमेशा याद रखना, रोड ट्रिप पर शॉर्टकट लेना हमेशा खतरनाक हो सकता है।